एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उससे हम कलाम होने के लिए मुखातब का शीरी बयान होना लाजम है, वरना उसे सरगर्रा होने की शिकायत हो जाएगी। उसे तो तेज़ धूप से बचाने के लिए सेहन में जाली लगानी पड़ेगी। उसका दिल तो शीशा है, गिर्द और तिनकों से महफूज रखने के लिए खुदाम की फ़ौज जमा करनी होगी। और मैं क्या कर सकूँगा? मेरे पास पत्थरों, गिर्द, तिनकों और धूप के सिवा क्या है? जब ज़िंदगी की आंधी चलेगी तो जज्बों के लतीफ़ एहसासात उड़ा कर ले जाएगी। उसे एडवेंचर का शौक़ है और वो कहती है कि वो उस मखमली ज़िंदगी से थक गई है। शायरी करती है, मखमल मखमल है, गुदाज गुदाज है, पत्थर पत्थर हैं। गुलाब का फूल बंजर और गंदी ज़मीन पर नहीं उगता। उसके लिए राजमहली सबसे मौजू जगह है, जहाँ उसके शौक़ के लिए एक बड़ा कुतुब खाना भी है। महाराजा जवाल के बाद भी 1.25 लाख के आदमी होंगे और शारदा जैसी लड़की साथ होगी तो ज़िंदगी का एतमाद बढ़ेगा। वो लास्की और जॉन स्टुअर्ट मिल कभी कलीद पसंद, कभी अफादियत पसंद, कभी जिदली मादियत, कभी फाशिज़म वगैरह पर सैर हासिल बहस करेगी। राजमहल का मैदान उसकी शाहाना तबाह के लिए नहायत दिलचस्प साबित होगा। उसे राजमहल में ही जाना चाहिए। ज़िंदा रहा तो मैं भी कभी कभी उसे देख लिया करूँगा। मेरे लिए यही बहुत है कि घर गया, बानो गई, सिकंदर गया तो शारदा भी चली जाए और इस तरह हालात में कोई गैर मामूली तगय्युर नहीं होगा। विनेश को कमल मिल जाएगी, महाराजा को शारदा, अंग्रेज़ को फर्माबरदार लोग, और मैं भी किसी तरफ निकल जाऊंगा। कहीं और ना जी लगा तो साधु देवराज के साथ गुफाओं और घाटियों में चला जाऊंगा, या इसका मौका ही नहीं आएगा। उससे पहले कोई फैसला हो जाएगा। सब कुछ आने वाले लम्हों के अतवार पर मुनहसर है। घड़ी टिक टिक कर रही थी। शारदा मेरे सीने से लगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैंने उसका चेहरा उठाकर याफ बड़ी नज़रों से देखा। दिल हौलने लगा। वो चेहरा देखा नहीं गया। ज़बां रुआ रुआ लर्जने लगा। जो सोचा था सब धुआं होके उड़ने लगा। विनेश को देर हो गई थी और मैंने घड़ी देखी, मगर अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। वक़्त की पैमाश अगर आदमी के एहसास से होती हो तो वक़्त कभी मुख्तसर कभी तवील होता। ऐसा महसूस होता जैसे अज़ियत का एक अरसा गुजर गया है। शारदा के आने के बाद हर सीमे से ख्यालों की ऐसी यूरश हुई कि वक़्त का एहसास ही मिट गया और मैं बैठे बैठे चौंक पड़ा। पारो और रीता कहाँ हैं? और मैंने उससे एक गैर मुतवक्का सवाल किया। वो वही हैं और कमल के फ़ोन के बाद उनसे कुछ देर की इजाज़त लेकर यहाँ आई थी। उसने डूबे हुए लहजे में कहा, क्या उन्हें मालूम है कि विनय चंद्र कहाँ गए हैं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, बल्कि उन्हें मसरूफ़ ही रखा। हालांकि वो इस तरफ आने के लिए बेताब थी। वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में कहीं इस तरफ का रुख ना कर लें तो मैं चली जाऊं? उसने डंडा होकर पूछा। उन्हें इस वक्त तक वहीं रोके रखना ज़रूरी है जब तक विनेश ना आ जाए। मेरे लहजे में नदामत शामिल थी। पारो, रीता, विनेश। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, एक फीकी मुस्कुराहट। अच्छा मोहन, इसकी आवाज़ किसी तय खाने से आई। मैं चलती हूँ। मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। अपना ख्याल रखना, ये कहती हुई वह आहिस्ता से उठी। उसने मेरी पेशानी का बोसा दिया और मेरे हाथ चूमे, फिर मेरी आंखों में झांकने लगी। मैंने घबरा कर नज़रें झुका ली। मेरे हाथ उसे बाजुओं में लेने के लिए उठे के उठे रह गए। ठहरो ठहरो शारदा, और मैंने मुर्तश आवाज़ में कहा। उसने दरवाजे के करीब एक लहजे के लिए रुक कर मुझे देखा, फिर तेज़ी से चटकनी गिराई और आनन फानन किसी परी की तरह उज्जल हो गई। मैं उसका ताक़ब में दरवाजे तक भागा और वो राहदारी में दीवाना वार आगे बढ़ रही थी। गो राहदारी सुनसान थी, मगर मुझे उसका ताक़ब इस अंदाज में नहीं करना चाहिए था। मैं मुलाकाती कमरे के बाहर ठठक कर रह गया। वो मुझे तनूर में झोंक कर चली गई और चंद लम्हों तक मैं पागलों की तरह हाथ पैर मारता रहा। मेरे करीब टेलीफोन रखा हुआ था। कुछ सोचकर मैंने दबे लफ्ज़ों में शारदा को यहाँ से जाने के लिए कहा था। शारदा तो मेरी बात सुन लेती, वक़्त ना सुनता।
वक्त बेनियादी से अपना अजली व अबदी सफ़र तय कर रहा था। मैंने आहिस्ता से रिसीवर उठाया, मेरी उंगलियां थरथराने लगीं। दूसरी तरफ से छावनी का ड्यूटी ऑफिसर मुझसे मुखातब था और मैंने उसकी ऊँगती हुई हेलो के जवाब में भारी आवाज़ में चुपके से अंग्रेज़ी में कहा, तुम्हारे लिए एक अहम इतला है, खंडरों में गड़बड़ है। गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? वो हड़बड़ाकर बोला, तुम कौन हो? बस इतना ही काफ़ी है। वो चिल्लाता रहा और मैंने रिसीवर रखकर सिलसिला मुंतक़िल कर दिया और विनेश की नोटबुक देखकर उस कमरे का नंबर तलाश किया जहां अनीता क़याम पजीर थी। नंबर मिलाने से पहले मैं चंद लम्हे सोचता रहा। खंडरों से छावनी का रास्ता खासा दूर था। तसल्ली के लिए मैंने अनीता के कमरे में उसकी मौजूदगी का यकीन कर लेता बेहतर समझा। अनीता अपने कमरे में थी। बुझी हुई आवाज़ में उसने हेलो कहा और मेरी तरफ खामोशी पर देर तक रिसीवर हाथ में उठाए चीखती रही। अगर वो वहाँ ना होती तो फिर मुझे उसे प्रीत, हीमा या कसम वगैरह के कमरों में तलाश करना पड़ता। फ़ोन पर पहली बार किसी का मेरी आवाज़ पहचान लेना मुश्किल था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। जिस दिन से 4 आदमियों के कत्ल का वाक़या पेश आया था, अनीता कुछ गुमसुम और गोशा नशीन हो गई थी। मैंने हिसाब लगाया, छावनी से खंडर का फासला ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ से ज़्यादा 50-60 मिनट में तय कर सकती थी। गोया मुझे आधे घंटे बाद अनीता को फ़ोन करना था। 30 मिनटों का ये इंतज़ार 30 दिनों के बराबर ज़रूर था। किसी न किसी तरह मैंने 15 मिनट काट लिए और घड़ी देखकर रीता के कमरे में फ़ोन किया। फ़ोन रीता ने उठाया और मैंने हिंदुस्तानी में किसी कदर बदली हुए आवाज़ में उससे पूछा, पारो रानी हैं? वो मेरी आवाज़ सुनकर कुछ झटकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने पारो को फ़ोन दे दिया। क्या तुम रीता से माजरत करके चंद लम्हों के लिए इधर आ सकती हो? मैंने मैनीखेर लहजे में कहा। कहाँ? वो मेरी आवाज़ पहचान कर धीरे से बोली, इधर। और मैंने तज़बज़ब से जवाब दिया, ठीक है, कोशिश करती हूँ। पारो ने फ़ोन बंद कर दिया। 2-3 मिनट बाद ही वो मुलाकाती के दरवाजे पर मौजूद थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सीधी अंदर आ गई और वालहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ी और मैंने उसके इशारे पकड़कर किसी ताख़ीर के बगैर से मुखातब किया। अब से ठीक 12 मिनट बाद अनीता अपने कमरे से बाहर निकलेगी और बारादरी की तरफ जाएगी। जब वो इधर से वापस आए तो तुम रास्ते में उसे टकरा जाओगी और किसी तौर उसे अपने हमरा रीता के कमरे में ले जाओगी और उसे इसके कमरे में नहीं जाने दोगी। तुम अपने साथ रीता को ले जाना ताकि अनीता तुम्हारे साथ आने में कोई उज़र पेश ना कर सके। अपनी घड़ी यहाँ की घड़ी से मिला लो। और मैंने उसकी कलाई पकड़कर दोनों घड़ियों की तफरीक मिटा दी। वह हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी। मगर ये सब। मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। तफसील बताने का वक्त नहीं है, तुम फ़ौरन वापस चली जाओ। ज़ाहिर है कि तुम रीता को उसके कमरे से अचानक उठाकर नहीं ले जा सकती। उसे आमादा करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा और ये वक्त चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो रास्ते में ना मिली तो वो तरद्दुद और तशवीश से बोली, तो कोई बात नहीं, ख्याल रहे कि वापसी के वक्त तुमसे उसकी मिठभेड़ हो गई। बारादरी के करीब नहीं, राहदारी में, समझी? अब यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाओ। मगर तुम चाहते क्या हो? वो हैरत ज़दा लहजे में बोली, और मैं तो तुमसे सख्त नाराज़ हूँ, तुमने आना ही बंद कर दिया। ओहो, शिकायतें बाद में कर लेना पारो। और मैंने उसकी बाल खींच कर कहा, तुम जैसी ज़हीन लड़की बात नहीं समझ रही। तुम मुझे कुछ बताओ तो मामला क्या है? मैं वापसी पर उसे मसरूफ़ रखना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। मगर क्यों? वो झंझला कर बोली। अफ़ो, और तुम तो बिल्कुल गबी हो गई हो पारो। मैंने तुम्हें किसी एतमाद से बुलाया है, मैंने शिकायती लहजे में कहा। वो तलमलाती हुई चली गई और मेरी नज़रें घड़ी के सुई पर मरकूज़ थी। वक़्त गर्दिश में था, सारा कमरा गर्दिश कर रहा था। मेरे दिल में भी एक घड़ी रखी हुई थी जिसकी सुई दीवार पर लटकी हुई घड़ी से कई गुना तेज़ दौड़ रही थी। काश वीनस चंद्र के आने में कुछ देर और लग जाए। टिक 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 दिमाग पर हथौड़ी की दरबें पड़ रही थी। मैं एक तरफ राहदारी में होने वाली किसी आहट की बू सूंघता था, दूसरी तरफ घड़ी निगाह के निशाने पर लिए हुए था। जैसे ही आधा घंटा मुकम्मल हुआ, मैंने धड़कते दिल से डायल घुमाना शुरू किया। अनीता की आँख लग गई थी। उसने कई घंटियों के बाद रिसीवर उठाया। अनीता देवी। और मैंने मुलाजमों के ख़ास लहजे में पूछा। हाँ, मैं बोल रही हूँ, उसने तज्जब से कहा। कौन है? सरकार, मैं हूँ, कंवर जी का सेवक। कौन? उसने झिझक कर कहा। मनोहर। मैंने तायद नहीं की। ये कंवर जी ने एक ख़ास पैगाम आपके लिए भेजा है। मैंने ये राजदारी से कहा। कैसा पैगाम? शाम ही तो उनसे मेरी बात हुई थी। कुछ ऐसी ही बात है। आपके कमरे से बारादरी दूर नहीं, वहाँ चंबेली के पौधे में एक पैगाम रखा है, उसे वहाँ से उठा लीजिए। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। क्या बात है?
पढ़ने के बाद उसे फ़ौरन ज़ाया कर दीजिएगा। भगवान के लिए जल्दी कीजिए। और तो सब ठीक है ना? वो परेशानी से बोली। तुम कहाँ से बोल रहे हो? अनीता देवी, वहाँ जाइए, मैंने तासफ अमीर नाराज़गी से कहा और आहिस्ता से खटका दबाकर ये तासर देने की कोशिश की जैसे फ़ोन बंद कर दिया गया है। रिसीवर पर मेरा हाथ सख्ती से रखा हुआ था। अनीता ने कुछ देर तामल किया। एक फितरी ग्रेज़ जिसका मुझे बखूबी अंदाज़ा था, वो क्रेडल खटखटाती रही और मैंने रिसीवर से हाथ नहीं उठाया, हत्ता कि उसकी तरफ से सिलसिला मुंतक़े हो गया। और फिर भी मैंने एहतियातन रिसीवर क्रेडल पर नहीं रखा था ताकि वो कहीं राब्ता कायम करने की कोशिश करे तो उसे नाकामी हो। उसके कमरे से 12 दरी तक का रास्ता रोशन, साफ, महफूज और मुख्तसर था। मैंने दानिस्ता ऐसी जगह बताई थी जहां उसे जाने में हचकचाहट और जहमत ना हो। उसकी जानब से दोबारा फ़ोन नहीं उठाया गया। इतनी रात गए कोई अहम पैगाम ही आ सकता था। मुमकिन है कि उसे कोई उचक ले, और ये ख्याल करके अनीता फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। मैंने इत्मीनान से फ़ोन बंद कर दिया। 3-4 मिनट बाद मैंने फिर फ़ोन किया। घंटी बजती रही, यानी वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। ऐसे मामलात में पारों की मुस्तदी और हाज़िर दिमागी का मुशाहदा मैं अपनी आंखों से कर चुका था। चुनाचा उस तरफ से मुतमिन होकर मैंने अज़तरारी हालत में घड़ी देखी और फ़ोन अपनी गोद में रखकर कमर जगदीप का नंबर मिलाया। फ़ोन उसकी बजाय किसी लड़की ने उठाया और उसकी आवाज़ नशे में डूबी हुई थी। ऐसे मालूम होता था कि जैसे वो आवाज़ शराब में भगो दी गई हो। नौजवान कमर अपने ख्वाबगाह में तन्हा होता तो मुझे उसके सही नस्ब होने पर शुबा होता। मुझे सिर्फ कमर जगदीप से बात करनी है। मेरे लहजे से वो ज़रूर सहम गई होगी। उसने जल्द से जल्द फ़ोन जगदेव के हवाले कर दिया। कौन है? जगदेव ने तलखी से कहा। सुनो कमर, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे आराम में मखल हुआ हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है, तुम्हें कुछ देर के लिए अपनी तवज्जो मेरी जन मबजूल करनी है। अगर तुम्हारे करीब बैठी हुई लड़की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही हो तो उसे खुद से दूर करो और जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे पूरी तवज्जो से सुनो। तुम्हारी खूबसूरत बहन अनीता इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। क्या? और वह अचानक चीख पड़ा, कौन हरामज़ादा है? इस मौके पर तुम्हें पूरे तहम्मुल का सबूत देना चाहिए। कमर, तुम्हारी ज़रा सी गफलत तुम्हारी नौजवान और हसीन बहन को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर सकती है। वो खंडरों में मेरे आदमियों के कब्ज़े में है। खंडर से तुम्हारी हवेली का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का होगा। मैं तुम्हारा या तुम्हारे आदमियों का आधे घंटे तक इंतज़ार करूँगा। मुझे 50,000 रुपये या उतनी ही मालियत के जवाहर दरकार हैं। उसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी, सीधा और साफ सौदा है। तुम्हारे आदमी खंडर के शिमाली हिस्से की शिकस्ता चुबर्जी में ये रकम रख देंगे। खबरदार, वो मेरे आदमियों की बंदूकों की ज़िद पर होंगे। रकम की तस्दीक के बाद वो अनीता को तुम्हारे हवाले कर देंगे। अगर तुमने चालाकी दिखाने का हुक्म दिया तो वह अनीता की लाश के सिवा वहाँ से कुछ और नहीं ले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी बहन से इतनी मोहब्बत तो होगी कि तुम 50,000 रुपये की हकीर रकम उसकी आबरू और जान के लिए कुर्बान कर सको। तुम इतने गैरतमंद ज़रूर होगे कमर, ख़ानदानी आदमी हो। फ़ोन पर सकूत छा गया। तुम कौन हो? और उसकी आवाज़ में लर्ज़श पैदा हो गई। तुम बकवास कर रहे हो, उसने गरज कर कहा। होश में आओ कमर, कम अज़ कम इस वक्त तक खुद को होश में रहने की कोशिश करो जब तक अनीता वापस ना आ जाए। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम पछताओगे कमर जगदेव। और मैंने ज़ोर से रिसीवर क्रेडल पर धर दिया। चंद सानियों के वक्फे के बाद मैंने कमर को दोबारा फ़ोन किया। वो अंगेज था। कमर को लाजमन अनीता के कमरे में फ़ोन करना चाहिए था। उधर घंटी बजती रही होगी। मुमकिन है फिर वह प्रीत को खखोड़े या यहाँ वीनस चंद्र को, मगर इन राब्तों से पहले हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर उसे अपने मुंतखब आदमियों को तलब करना चाहिए। तिजोरी से नकदी निकालने या जवाहर की पोटली तैयार करने में आदमी अगर फुर्ती से काम करे तो मिनटों का काम है। इस वक्त कमर जगदीप की हवेली में खुलबली मची हुई होगी। गनूदा बहनों और भाइयों को जगाकर उन्हें प्रकाश बून में मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करने और अनीता का हाल अहवाल पूछने की हदायत की गई होगी। कमर का नशा हरन हो गया होगा। हर तरफ गाड़ियां दौड़ पड़ी होंगी और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जा रहा होगा कि अगवा कुंदगान कमर की ज़्यादा सरगर्मी मुश्तिल ना हो जाए और भगवान ना करे कि अनीता को नुकसान पहुंच जाए या उनमें से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बजाय इसके कि प्रकाश बून में अनीता की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की तस्दीक के लिए सरसरी फ़ोन किए जाएं और पहली फुर्सत में हरकारे खंडर की तरफ दौड़ा दिए जाएं। ये जहानी कमर परदेव की हवेली की नामूस का मामला था। जितने ज़्यादा लोगों को अनीता के अगवा की खबर होगी, रियासत में यह खबर उतनी ही तेज़ी से फैलेगी।
कंवर जगदीप ये शर्मनाक वाक़या उछालने के बजाय दबाने की कोशिश करेगा। बहरहाल कंवर जगदीप की हवेली में कुछ भी हो रहा हो, एक भाई को अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ फ़िक्रमंद होना चाहिए। मेरी तशवीश के लिए कोई बात नहीं रह गई थी। छावनी वाले नामालूम मुखबर की इत्तला को दरखोर एतनाना समझे और खंडर की तरफ अपने मज़ीद दस्ते न रवाना करें तो ना करें। पारों से अनीता रास्ते में ना टकराए और वो उसे अपने साथ रीता के कमरे में न ला सके तो ना ला सके, या किसी से जगदेव को भून में अनीता की मौजूदगी का पता चल जाए, या मेरी धमकी उस पर कारगर ना हो और वो भून में अपने मसला आदमी ना भेजे तो ना भेजे। सिर्फ अंग्रेज़ दस्ते चले जाएं और खंडर या उसके रास्ते में उनकी मुठभेड़ जगदेव के आदमियों से ना हो, या जगदेव के आदमी चले जाएं और अंग्रेज़ दस्ते खंडर की तरफ कूच ना करें। कुछ भी ना हो और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी नक्शे फ़िक्र के मुताबिक सब कुछ अमल में आ जाए तो बड़े दूरदराज नताइज मुरतब हो सकते थे। आदमी अपनी जैसी कोशिशें करता है, नतीजा सितारों की गर्दिश पर मुनहसर होता है या आने वाले आंधे लम्हों की मर्जी नामर्जी पर। चंद मिनट और गुजर गए। मैं तसव्वुर की निगाह से खंडर का मंजर देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से ख्याल का सारा ताना बाना उलझ गया। विनय चंद्र अंदर दाखिल हो रहा था और मैंने खफीफ मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। उसका चेहरा धुंधला रहा था, पेशानी पर फिक्र की गहरें लकीरें खींची हुई थी। कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नज़रें मिलाने से हिचकिचा रहा हो, जैसे महाराजा ने शारदा को से ना मांगा हो, जैसे उसने शारदा को महाराजा के सुपुर्द करने का वादा कर लिया हो और अब पशेमान हो रहा हो। वो बहुत थका हुआ, मुज़मिल और कमज़ोर नज़र आ रहा था। कैसी गुजरी और मैंने उसका कोट उतारने के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक ही रहा। वो उदासी से बोला, खासी देर हो गई। और मैंने रस्मी तौर पर कहा, हाँ बहुत देर हो गई। कर्नल उठने ही नहीं देता था। आज उसने कसरत से शराब पी, फिर भी वह संभाला हुआ रहा होगा। बेहद वो एक मुकम्मल अंग्रेज़ है। एक बार मैंने भी उसे यह खिताब दिया था। मैंने विनिश का तकद्दर दूर करने के लिए शुगुफ्तगी की कोशिश की और दानिस्ता कमल का जिक्र नहीं किया। तुम कैसे रहे? और वह मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोला, बस जिंदा रहा। और मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा बोसा लेना चाहता हूँ। और वो अचानक मेरे रूबरू होकर बोला, क्यों? और मैंने हैरानी से पूछा, खैर तो है? बस यूँ ही जी चाह रहा है। और उसके लहजे में करब ही करब था, आपने तो कर्नल का मुकाबला नहीं किया। नहीं, कसम ले लो जो मैंने एक घूंट भी पिया हो। फिर यह अचानक कहाँ से मोहब्बत टूट पड़ी। आओ मेरे गले लग जाओ। और उसने अपने बाजू फैलाकर कहा। मैं कुछ सिमटता हवा उससे बगलगीर हो गया और उसने मुझे पूरी ताकत से चिमटा लिया। मेरे रुखसार चूमने के बाद उसकी आवाज़ भर्रा गई, मोहन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे यकीन है, मैंने कसमसा कर कहा, मगर बात क्या है? कुछ नहीं, बस मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरा हौसला बने रहोगे। मैं आपका दूसरा कालिब हूँ, मैंने जोश से कहा। तो ये सब जंजाल छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। हमें राजपाट से कोई दिलचस्पी नहीं। हम दुनिया घूमेंगे, सुरेश संभाल लेगा। यार में चंद्र इंग्लिस्तान से आगे शोबदाबाजी करेगा। शारदा को साथ लेकर हम एक रात चुपके से फरार हो जाएंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। चाहो तो अभी चलो। अब तो रात बहुत हो गई है, मैंने शौकी से कहा। मैं बहुत संजीदा हूँ मोहन, वो सर झटक कर बोला। आखिर बात क्या हुई? मुझे पूछना पड़ गया। हालांकि मैं इस वक्त राजमहल की गुफ्तगू का तज़किरा करके विनिश को उलझन में डालना नहीं चाहता था। कुछ नहीं, शराब और मौसीकी के दौरान में हमारे दरमियान अहद वफा की तजदीद होती रही। महाराजा ने कर्नल को बेशकीमत तोहफ़े पेश किए और राजेपुर की जनूबी पहाड़ियाँ भी छावनी की तहवील में दे दी। अब वहाँ रियासत का कोई शख्स ना तो शिकार कर सकेगा और ना बगैर इजाज़त दाखिल हो सकेगा। अंग्रेज़ यहाँ की पहाड़ियों की मादनी दौलत खुद कशीद किया करेंगे और महाराजा 50% आमदनी में शरीक होंगे। कर्नल ने रियासत राजेपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रेलों का जाल बिछाने का वादा भी किया है और कपड़े की जदीद मिलें कायम करने का भी। अंग्रेज़ मशीर रियासत की पुलिस को नज़्म व नसक की तरबियत देने आएंगे और बड़े चौक की खाली जगह एक बड़ा गिरजाघर तामीर होगा, उसके साथ एक जदीद किस्म का हस्पताल भी। ये तो आप बहुत खुश आइंद बातें सुना रहे हैं, पर जी नहीं लगता मोहन, वो बेदारी से बोला। जी नहीं लगता, इसीलिए मैं बार बार तुमसे इस कवाश का इजहार करता हूँ। मुझ से कोई जवाब ना पन पड़ा। शारदा और विनिश शायद एक ही घड़ी में पैदा हुए थे। उन्हें जवाब देना मेरे लिए मुश्किल था। वो मेरे सर पर पहाड़ों का बोझ रख देते और मेरी नातवानी का कुछ ख्याल नहीं करते थे। जितनी बातें वो करते थे
अगर मेरे पास उनके जवाब होते तो सही तवाज़ुन हो जाता, मगर मेरी ज़ुबान तो हकला जाती थी। एक लम्हे में दिलो दिमाग से इन बसात के कहर गुजरती और दूसरे ही लम्हे रगों में सोजश होने लगती। कोई रेती से दिल छीनने लगता। खुशी मेरे मुकद्दर में इतनी ही दोयत की गई थी कि मैं जवाब देने के लिए हर मर्तबा अपना जिस्म कुरीद कर उन किन सलाइयों और किन खजूरों को दिखाना चाहता था जिन्होंने मेरे रगो वपे में घर कर लिया था। सांप, बिच्छू, कीड़े और मेरे जिस्म के कीड़े घर में हर किस्म का इफरत मौजूद था। उन्हीं का ख्याल आ जाता था कि वही सब कुछ देखकर बुरी तरह डर जाएंगे। इन बसात की एक लहर भी रुट जाएगी जो कभी कभी इधर से गुजर जाती है। विनय चंद्र आहें बढ़ता रहा, लिबास तो तब्दील कर लीजिए। और मैंने उससे जुदा होकर कहा। वो पसमुर्दगी से अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था कि वो मुझसे शारदा और महाराजा के मसले पर गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इस मौजू पर बात करने के लिए लफ्ज़ ही नहीं होंगे। उसके चेहरे पर छाने वाले जर्द रंग मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक थे। विनेश अभी अंदर मौजूद था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी और मैंने डरते डरते रिसीवर उठाया। पारो की आवाज़ पहचान कर मेरी जान में जान आ गई। क्या विनेश जाग रहा है? इसका मतलब था कि क्या हम वहाँ आ सकते हैं। चौंका उसके सामने रीता और अनीता मौजूद होंगी, इसलिए उसका लहजा बेनियाजाना था। क्या वो तुम्हारे साथ है? और मेरा इशारा अनीता की तरफ था। उसने हूँ करके इस बात में जवाब दिया। गोद छावनी को फ़ोन किए हुए 1 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था और अब उनके यहाँ आने में मुझे कोई पसो पेश नहीं था। ताहम मैंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। फिर मुझे बेसाख्ता अनीता का ख्याल आया और ना जाने क्यों दिल से उस दरमानदा वक़्त में देखने के लिए शरारत करने लगा। मैंने पारो को फ़राख दिल से इजाज़त दे दी। विनेश लिबास तब्दील करके बाहर आया ही था कि दरवाजे पर मानूस आहटे सरसराहटें पारो, रीता, अनीता मुस्कुराती झिलमिलाती अंदर दाखिल हुई। विनेश को मजबूरन अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजानी पड़ी। मेरी निगाहें अनीता के चेहरे पर थरथरा रही थी। वहाँ एक लतीफ़ किस्म की सोगवारी छाई हुई थी, एक दिलफरेब हुस्न, एक हज़ीना अज़तराब, और मेरे जिस्म पर विनेश का शब ख्वाबी लिबास था। अनीता ने मुझे इस गैर रस्मी अंदाज में पहली बार देखा था। मुझे अपने मुकाबल देखकर वो कुछ सिमटी और सुकड़ी और उसकी आंखों में शरारे रक्सा हुए और वह मुस्तरब हो गई, फिर कहीं गुम हो गई। पारो का भी यही हाल था, मगर वह अपने फ़राज़ तनदही और खुश असलूबी से निभा रही थी। उसने वक़्त के गैर मामूल होने का एहसास नहीं होने दिया। मैंने उन तीनों की निगाहों का हदफ बना हुआ था, हालांकि वो विनेश चंद्र से मुखातब थी। शारदा कहाँ है? विनेश ने पारो से पूछा। कुछ देर हुई, वो बेकरार होकर अचानक उठी और ये कहकर चली गई थी कि अभी वापस आई, मगर बहुत देर हो गई। पारो ने रवानी से जवाब दिया। अजीब लड़की है, विनेश ने उलझते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ जैसे वो मुझे सताने के लिए शारदा का जिक्र ले बैठे हैं, और उसका हाल मेरे सिवा कौन जानता था। और मैं भी क्या जानता। उसके नाम से सीने में एक कोंदा सा लपक गया और जी उसे देखने को उमड़ने लगा। मैं इस वक्त उसके पास जाने से कासर था। पाँव में अंदेशों की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। भून में रीता की ये आखिरी रात थी। सुबह होते ही छावनी के मसला मुहाफ़त उसे अपने साथ ले जाएंगे। मेरी टांग में गोली लगने के बाद रीता से तखलिए में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बस वही एक तन्हा रात जिसकी याद रीता की नस नस में रची होगी। वो तो एक तवील रात थी। बाद औक़ात एक नज़र में ज़मानो मकान के फासले तहलील हो जाते हैं। रीता मुझे हसरत और इश्तियाक से देखती थी और वह इधर उधर की बातों में वक़्त का खून करने लगे थे। उनमें से कोई ये महफल जमाने के मूड में नहीं था। हर शख्स मुतवक्श और बेआराम था। पारो की ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द ये महफल दरहम बरहम हो और मुझे उसके ख्वाबगाह में आने का मौका मिले। उसकी हसीन पूरी तरह बेदार होगी और मैंने अनीता के सिलसिले में उसे एक अजीबो गरीब हदायत बेसबब नहीं दी होगी, और रीता इन सब के उठने की मुंतज़िर होगी ताकि वो दोबारा इधर आकर तन्हाई में मुझे अपने ख्वाबों की सरगुज़श्त सुना सके। ये रात भी हाथ से निकली जा रही थी। अनीता अपने भाई कंवर जगदेव से राब्ता कायम करने के लिए बेचैन होगी और रीता की कीमती रफ़ाकत की वजह से जबर किए बैठी होगी। विनेश पहले ही उलझा हुआ था और वह जवान राना एक बेबास परिंदे की तरह उन लड़कियों के पिंजरे में बैठा फड़फड़ा रहा था। मैंने उसके बहुत से गुस्से अपने अंदर जज़ब कर लिए थे। वो एक बहादुर और ज़ारक नौजवान था। उसका जलाल कमाल का था, और एक बात रात को उसने एक नमक हराम साइस के घर पर दस्तक देकर उसे बेदरे गोली मार दी थी।
क्योंकि उसने विनेश के दूध में जहर मिलाने की कोशिश की थी। भटनागर जैसे ग्रांडेल शख्स की मौत पर उसका हौसला देखने के काबिल था। वो अंधेरे तय खाने में दर्दाना घुस गया था और भटनागर की लाश अंधेरे कुएं की गहराइयों में फेंक आया था। बर्दाश्त भी एक किस्म का गुस्सा है जो आदमी दूसरों पर करने के बजाय खुद पर कर लेता है और हमेशा फ़ायदे में रहता है। उस नुक्ते की रमूज से उसे पहले इतनी आगाही नहीं थी जितनी अब हो गई थी। मसलसल ऐसे वाक़यात पेश आते रहे और वह सकूत की उस साजिश के सिलसिले में राज़क होता गया। साजिश सकूत ये किसी जिंदा दिल शख्स की असलाह है और खूब है। वो अब तमीज़ करने लगा था कि कहाँ और कब तक सकूत इख्तियार किया जाए और कहाँ गुस्सों का बंद खोल दिया जाए। सकूत की चादर ओढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हर तरफ से आंखें बंद कर ली जाएं। एक गोशा ऐसा ज़रूर खुला रखना चाहिए जहाँ से बाहर का हाल नज़र आ सके और ताज़ा हवा का नफूज मुमकिन हो। ये वो मचान है जो खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए जंगल में बांधा जाता है। विनेश का मख्तहम्मुल इसकी पुख्तगी का सबूत था और उसमें मेरी सोबत का फिजान सिर्फ इस कदर था कि मुझसे उसने सितम सहने के वतीरे सीखे थे, वरना खुद उसके यहाँ सोचने और समझने की गैर मामूली सलाहियतें मौजूद थी। वो अपने बाप और बड़े भाई से यकीनन एक मुख्तलिफ आदमी था। वो इस वक्त बहुत घुटा हुआ बैठा था, लेकिन उसकी गुफ्तगू में संजीदगी से शामिल था। सिर्फ मैं जानता था कि उसे अपने आप पर किस कदर जबर करना पड़ रहा है। खंडर में अंग्रेज़ों के दस्ते पहुंच गए होंगे और एक आध घंटे के बाद एक सनसी खेज खबर रियासत के इस खनक रात का शिराजा मुंतशिर करने वाली थी। मुमकिन है कि अंग्रेज़ मेजर रॉबर्ट की मौत की तरह इस मौत की खबर भी आम ना होने दें, ता वक्त कि हाई कमान से कोई हदायत ना आ जाए। हाई कमान यहाँ से वहाँ तक रियासत राजेपुर की धूम आ जाएगी और आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले रहनुमा मुस्कुराकर अखबारों में ये खबरें पढ़ेंगे और अपने मकलदों को ये तासर देने में कोई चूक नहीं करेंगे कि बस अब अंग्रेज़ के कदम उखड़ने लगे हैं और मंजिल करीब है। अंग्रेज़ ये दहशत गर्दी छुपाने की जितनी कोशिश करेंगे उनके अतवार में उतनी ही जार हीत आ जाएगी। मुझे एतराफ़ कर लेना चाहिए कि अनीता के बदन में कोई ऐसी कमाल की खूबी मौजूद थी कि वह ज़हनी इब्तला की इस करब अंगेज़ वक़्त में भी मेरी निगाहें अपनी जानब खींच लेती थी। कुछ बदन शायद इसलिए आज़ाद किए गए हैं कि ना मेहरबान वक़्त में रागनी बजाते रहें और गमज़दा इंसानों को ज़िंदगी की तरफ राग़ब दिलाने का वक़्त तलब काम करें। ज़िंदगी की यही खूबियाँ तो ज़िंदगी की गाड़ी खींचने पर मजबूर करती हैं। अनीता की आंखों में मकनातीस रख दिया गया था, बल्कि उसके पूरे बदन में मकनातीस का खौल चढ़ा हुआ था। कुछ बदन देखने के होते हैं, कुछ तकद्दुस के लिए और कुछ इश्क के लिए, कुछ बस आगोश में तड़पने के लिए। आखिर ज़िक्र बदन में आतिश फशां छुपा होता है और उनका मुसर्रफ जलना और जलाना होता है। हर बदन का मजाज अलग अलग है। हो सकता है कि अनीता के बदन में मुझे कंवर जगदीप का कोई अक्सर नज़र आता हो जिससे मेरे ख़ास किस्म के जज्बे मंसूब थे, या फिर उसका सबब ये हो कि शब ख्वाबी के लिबास में अनीता के बदन का सहर कुछ और उभर के आ रहा हो। बहर सूरत अनीता की शररबार आँखें बेहिमा वजूद मेरी तरफ मरकूज़ थीं। वो लिजाती, शर्माती, चमकती और बुझती थी। कभी उनमें हैरत उमड़ती, कभी चिंगारियाँ लपकने लगती। वो धंग का मंजर पेश कर रही थी। आंसुओं की बरसात के बाद आंखों में ये धनक ज़रूर नमूदार होती है। वो मुझे सब कुछ भुलाए दे रही थी और अब अगर कुछ याद आ रहा था तो उसका वो हयात आफरी लम्स जो मुझे चंद रातों पहले भून के बाग में नसीब हुआ था और मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठाया था तो कदीम ज़माने के वक्त पीमा का ख्याल आ गया था, जिससे मैं ऊपर के फैले हुए ज़रफ़ से नीचे के फैले हुए ज़रफ़ में एक तंग गुज़रगाह के दरिए रेत गिरती रहती है और ये गुज़रगाह अनीता की कमर थी। उसे भी सब कुछ याद होगा, मगर वो ठहरी रही और अब मुझे ये गुमान होता था कि वो कुछ देर पहले मसूल होने वाली टेलीफोन पैगाम फरामोश कर चुकी है और उसके होंठों पर तबस्सुम खेलने लगा था और वो रीता और पारो की शादाब बातों में चहकने लगी। उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं था कि वह भून में मेरी मौजूदगी के गवाह रहें और मैं अनीता का हाल भी देख सकूं। विनुश ने घड़ी देखी तो रीता उसका मुद्दा समझ गई और उठ खड़ी हुई। मेरा ख्याल है कि अब राजकुमार पर रात का गलबा हो रहा है, उसने मुस्कुराकर कहा। अब हमें अपने अपने आशियानों में लौट जाना चाहिए। मैं कई रातें इसी तरह गुजार सकता हूँ, विनुश ने बर्जस्ता जवाब दिया। चलिए शर्त हो जाए, और रीता ने शौकी से कहा। मगर आज की रात आराम करने के बाद पारो थके हुए लहजे में बोली, और मैंने यह हैरत अंगेज़ बात बतौर ख़ास दिल पर रकम कर की
कि अनीता के सिवा सभी ने उसकी तारीफ की थी, मगर उससे भी उठना पड़ा। मैंने सोचा कि उसका हाथ पकड़कर रोक लूं और कहूं कि आज रात तुम यहीं बैठी रहो। तुम्हारे भाई ने इतने सितम आजाद किए हैं कि तू भी रात भर तीर चलाओ और ये बदन काले कमल में छुपा कर आया करूँ, किसी की नज़र न लग जाएगी। यक शारदा की खास मुलाजमा मालती भागती हुई अंदर आई और मेरा दिल साख्त हो गया और बेइख्तियार मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मालती ने रस्मी साहब सलामत और कोर्निश के बगैर पागलों के अंदाज में इतला दी कि शारदा बेहोश है। विनिश को बिजली का झटका सा लगा। बेहोश है? हाँ मालिक, मालती के साथ उखड़ती हुई थी। क्या हुआ उसे? और विनिश ने झुरझुराती हुई आवाज़ में पूछा। मालिक, वो आते ही चकराई और दिल पकड़कर फिर फर्श पर गिर पड़ी थी। मालती ने किसी मुजरम की तरह सहम कर कहा और मैं अभागन ये समझी कि वह बहुत थक गई है। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, पानी पिलाने की कोशिश की और वह बहुत थक गई है। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, पानी पिलाने की कोशिश की और इंतज़ार करती रही कि वह होश में आ जाएं, लेकिन वो तो बिल्कुल बेसुध हैं और उनके हाथ पांव ठंडे पड़े हैं और वह कहते कहते रोने लगी। वीनस एक लम्हा भी वहाँ नहीं ठहरा और उसने एक नज़र मुझे देखा और बेतहाशा भागता हुआ दरवाजे के पार हो गया। रीता हक्का बक्का थी। फिर पारो ने जैसे ही मालती के इतला का तर्जमा किया तो वो भी विनश के ताक़ब में लपकी और मैं कमरे में तन्हा रह गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुद भी अपने साथ नहीं हूँ और ये सर तो किसी बेजान सतून पर रखा हुआ है और दर्द की पोटली है। असाब कुड़ने लगे और सब कुछ चले गए थे और किसी को मेरा ख्याल नहीं आया था मैं किन कदमों से जाऊँगा और मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। जिस्म और रूह के ज़ख्मों में बड़ा फ़र्क है। रूह पर जो खरोंचे लगते हैं उनका मरहम दुकानों पर नहीं मिलता। आदमी रूह की बुनियाद दस्तवार रहता है। जब बुनियाद ही मतजलजल हो जाए तो जिस्म का मकान कहाँ खड़ा रह सकता है। सो मैं फ़र्श पर अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सका और दीवार पकड़ते हुए ज़मीन पर बिखर गया। कुछ देर के लिए तो मौजूद अत से मेरा हर रास्ता फना हो गया। जैसे सिलाब में घिरी हुई किसी बस्ती का रिश्ता दूसरी बस्तियों से मुंतक़िल हो जाता है। फ़ोन की घंटी ने दोबारा रंगो नूर, खुशबू और आवाज़ की दुनिया से मेरा तलक बरकरार रखना चाहा। घंटी बजती रही और मेरे गिरे हुए दरख्त में कोई जुम्बश नहीं हुई। फिर ख्याल आया कि कहीं विनिश का फ़ोन ना हो और मुमकिन है वो शारदा की तबीयत की बहाली का मसला सुनाने के लिए बेताब हो। मैं फ़ोन की तरफ झपका। घंटी थक कर चुप हो गई थी और अंदाज़ा हुआ कि रूह बस एक खबर सुनने की आरज़ूमंद है कि शारदा खैरियत से है। शारदा खैरियत से हो और किसी ने तमाचा रसीद किया तो शारदा की अफियत का तालब है और यहाँ बुज़दिलों की तरह बैठा अय्यारी कर रहा है, मगर मुकर काट रहा है। और तेरी ये हालत खुद फरेबी है क्योंकि तू वहाँ जाने से घबराता है। मैं वैशी कदमों से बाहर आया। राहदारी में रात पहरा दे रही थी और कब्र का सन्नाटा तारी था। महल्लात का एक तवील सिलसिला फलांगता हुआ। मैं जब उसके दर तक पहुँचा तो वहाँ दबी दबी सरगोशियाँ हो रही थी और दरवाजे पर मुझे नमूदार होते देखकर सब चौंके। महारानी माया देवी को बुलाया गया था और एक तरफ रीता खामोश बैठी थी, दूसरी तरफ अनीता सोगवार सी और शंकुतला गर्दन लटकाए बेखबर सी। कसम भी वहाँ थी और सुरेश भी सुर्ख आंखों के साथ मौजूद था। सब की निगाहें ख्वाबगाह की जन्म मरकूज थीं। मेरी आंखें खुलने लगीं और तय खानों में रोज़नों से रोशनी आने लगी। क्या हो रहा है? और मैंने एहतियात का पर्दा चाह करके वैश्य से पूछा और वो मेरे इस अंदाज पर जुद-बोसी हुई। सुरेश खास तौर पर आहिस्ता बोलो, सुरेश ने तहकमाना लहजे में कहा और मैं उसका गिरेबान पकड़ते पकड़ते रह गया, लेकिन मेरी आंखों का गज़ब उससे छुपा न रह सका। उसने मुझे नफ़रत अंगेज़ अंदाज में कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया, मगर मैं वहीं ठहरा रहा। कसम, शंकुतला और माया देवी पहलू बदलने लगी। डॉक्टर अंदर मौजूद है। माया देवी ने दरमियान में दखल दिया। मोहन, खामोशी से एक तरफ खड़े हो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि वह मेरी फूल सी बच्ची को सलामत रखे। रानी माँ, और मैंने करब से कहा, मुझे उनका हाल बताइए। देखो डॉक्टर आकर क्या कहता है, हमें कुछ नहीं मालूम। तुम बाहर जा सकते हो, सुरेश कहर आलूद लहजे में बोला, और मुझे यही रहने दीजिए राजकुमार, मैंने तंदी से कहा। तो फिर ज़ुबान बंद रखो, सुरेश ने मेरे तखातब की मजबूती महसूस करके नरम लहजे में हुक्म दिया। आका गुलामों के ये तेवर खूब पहचानते हैं। मुझे हैरत थी कि सुरेश चंद्र चंद दिन पहले मुझ पर खासा मेहरबान हो गया था, जब मैंने उसे मुहतात रहने की तलकीन की थी और कहा था कि उसकी जान को खतरा है। अब फिर वो बदला हुआ नजर आया था, या ये बरहमी शारदा के गैर मतवक्का हादसे के सबब की थी। वाई डोंट यू सिट डाउन मोहन, रीता ने सुरेश की तलख कलामी भांप कर मुझे मुखातब किया। सब रीता की इस अनायत पर हैरान हुए और मैं होंठ बीट कर रह गया।
और अपनी जगह खड़ा रहा। हैरत ज़दा सुरेश को मजबूरन मुझे कुर्सी पर बैठने का हुक्म देना पड़ा। आका के आका का हुक्म था। सुरेश खमीदा हो गया और मैं दरवाजे के करीब रखे हुए स्टूल पर बैठ गया। कमरे में लोग एक दूसरे के चेहरे देखकर पलकें झपकाते और नज़रें चुराते रहे। अंदर से कोई बरामद नहीं हो रहा था। हर वो शख्स खोया हुआ था। अनीता सरासीमा होकर पलकों के गिलाफ उठाती थी और मुझ पर एक निगाह डालकर फिर उन्हें नीचे गिरा लेती। मैंने अनीता की तरफ से रुख बदल लिया। ख्वाबगाह में आहटें गूंजी तो सब उठकर खड़े हो गए और सबसे पहले पारो बरामद हुई। उसका उदास चेहरा देखकर दिल धकते रह गया और उसके पीछे विनेश था। सब उसके गिर्द जमा हो गए और किसी में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। माया देवी ने उसका कांधा पकड़ा और कपकपाते हुए होंठों से कुछ कहने की कोशिश की। विनेश फिर फट पड़ा और उसके कांधों पर सर रखकर बहकने लगा। वो होश में नहीं है रानी माँ, वो होश में नहीं है। और उसके लहजे में कर बरस रहा था। डॉक्टर कहता है कि उसकी नब्ज़ें सुस्त पड़ गई हैं और उसे कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा सदमा। विनेश की आवाज़ बैठने लगी। कुछ नहीं रानी माँ, कुछ नहीं। वो बच्चों की तरह सिसकने लगा। मेरी बहन को बचा लीजिए रानी माँ, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वो बिलख पड़ा। विनेश की दर्दनाक आहोजारी पर पत्थर भी रो पड़ते। बूढ़ी माया देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। सब की आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी थे। सिर्फ मेरी आंखें ऐसी थी जिनमें कोई आंसू न था और मैंने वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। रीता, अनीता, पारो, कसम और सुरेश विनेश को सहारा देते हुए आराम कुर्सी तक लाए और उसके अतराफ कालीन पर बैठ गए। विनेश ही जान में सर झटकता था और उसी आलम में किसी लम्हे उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और उसका हज़ियान कुछ और बढ़ गया और उसने टूटी हुई चीख में मुझे पुकारा, मोहन। तुमने सुना, मेरी बहन नाराज़ हो गई है। मेरे करीब जाकर उसके कदमों में बैठ गया और वह बिल्कुल उठी हुई है। मोहन मेरा हाथ खींच कर असरारी हालत में बोला, तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा। विनेश की इस हैरानकुन सवाल पर मैं हवास बागता हो गया और वह सब के सामने मुझसे क्या कह रहा था और मैंने उसे शिकायत की नज़र से देखा। मेरे खामोश रद्द अमल पर उसे किसी कदर एहसास हुआ कि वह शीशे तोड़ने का अज़ियतनाक काम कर रहा है। क्या करे मोहन, उसे कैसी राज़ी करें? वो रिक्कत से बोला। अभी तक सब यही कह समझते होंगे कि मुझसे शारदा के सिलसिले में ये दिलगुदाज जुमले विनेश ने हज़ियान में कह दिए हैं। बोन में विनेश के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि शारदा किस सिमत निगाहें जमाए हुए है और उसकी आंखों में कौन छुपा बैठा है। माया देवी विनेश के सर में शफ़क़त से उंगलियां फेर रही थी और उसे ज़ब्त की तलकीन कर रही थी। विनेश कभी सुरेश को मुखातब करता और कभी शंकुतला को, कभी उसे वो मुझसे बाजी लिए जा रहा था। कौन जानता था कि एक और शख्स भी यहाँ मौजूद है जो गिरेबान पर हाथ रखे बैठा है और सतूनों को ताक रहा है कि किस तरह ठीक तरह सर फोड़ेगा। और उसकी नज़र कर्नल हार्डिंग की लड़की रीता के सीना पोश में छुपे हुए छोटे रिवाल्वर पर है जो इंग्लिस्तान का साख्ता है और कारकर्दगी में बेमिसाल। और ये शख्स पिस्तौल चलाने का माहिर है। दूसरों को निशाना बना सकता है तो ख़ुद अपना भी निशाना लेने का हौसला रखता है। इस वक्त मेरे तौर तरीक में गुलामों की नियादबंदी और शाइस्तगी नहीं थी। चेहरा जल रहा था और वह मेरी हरारत महसूस करके खुद ही सिमटने लगे। उन्होंने अच्छा किया और मुझे छेड़ते तो मेरे मसामों में चिंगारियां उड़ने लगती। वो कौन कौन जल जाता कुछ नहीं कहा जा सकता था। डॉक्टर और नर्सें ख्वाबगाह में मसरूफ़ थी और ये लोग सरों पर हाथ रखे बैठे थे। रफ्ता रफ्ता बून के दूसरे बासी भी जमा होते गए और प्रीत भी आ गई। ख्वाबगाह का दरवाज़ा बाहर उठने वाली चैम गोयों की वजह से बंद कर दिया गया था। शारदा के कैसे कैसे मुश्ताक और खैर ख्वाह यहाँ मौजूद थे। अब अपना क्या था, मेरे सिवा सब अंदर जा सकते थे। मैं विनेश के पास से उठ गया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर जाने का फासला तय करने लगा। रात ज़वाल पर थी और हर चीज़ ज़वाल पर थी। अचानक कमरे में मौसीकी गूंजने लगी। सुना था कि महाराजा ने शारदा को ऐसा फ़ोन बतौर तोहफ़ा दिया है जिसमें घंटी की बजाय एक दिलकश धुन बजती है। ये सुरीली तान बहुत मुनासिब वक़्त पर उठी थी और मैं आधे रास्ते पर मंजमद हो गया। उस रात का अख्ताम जिस अंदाज में होने वाला था, गालबन ये उसी ड्राप सीन की घंटी थी। पारो फ़ोन पर नहायत शस्ता और महज़ब लहजे में बता रही थी कि शारदा की तबीयत नासाज है और राजकुमार विनय चंद्र बहुत परेशान हैं। फ़ोन करने वाले ने उसके बावजूद विनेश से बात करने पर इसरार किया। मजबूरन पारो को फ़ोन विनेश के हवाले करना पड़ा। महाराजा तुमसे बात करना चाहते हैं। सब हिम्मत गोश हो गए और विनेश ने नागवारी से कहा, उनसे कह दो कि मैं कुछ देर बाद उन्हें खुद फ़ोन कर लूँगा। विनेश, पारो ने हर्ष से कहा, महाराजा का फ़ोन है, इनसे कह दो शारदा की हालत ख़राब है।
मैं कह चुकी हूँ। और पारो ने तंबी अंदाज में कहा, लो उनसे बात करो तो हम सब की भी होश छीन लोगे। विनेश ने बेजारी से फ़ोन उठाया और हेलो हेलो कहते हुए किसी से पाक का इजहार नहीं किया और उसने मुर्दा आवाज़ में कहा, विनेश बोल रहा हूँ। दफ्तर विनेश की आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। नहीं नहीं, उसने इंतशार में कहा, कब? महाराजा ने लरजते हुए लहजे में जवाब दिया होगा, अभी। और विनेश गंग रह गया, मगर मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? शारदा की हालत नाजुक है। और उसने बेचारगी से कहा, और मैं ऐसे वक्त कहीं नहीं जा सकता। महाराजा ने कुछ और कहा होगा कि सियासी मफादात ज़ाती रिश्तों से बालातर होते हैं, और कहा होगा कि यह रियासत पर मुश्किल वक्त है, हमें अपने तमाम अखलास और दिलचस्पी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैंने विनेश का जवाब सुनने के लिए अपने कान खड़े रखे। आदमी कभी एक बार में किसी शख्स के मुतल्लिक़ फैसला नहीं कर लेता, बार बार अपनी राय की तौसीक करता रहता है, और बात वहीं से बिगड़ जाती है जहां आखिरी मर्तबा मायूसी होती है। दोस्त हाल के चंद जुमलों पर पिछली तमाम बातें भूल जाते हैं। इंसान अगर इंसानों को लग़ज़शों की ये रायतें देने लगते तो दुनिया भून के खूबसूरत बाग जैसी होती। आदमी है, कभी कभी तो मशीन भी उल्टी चलने लगती है, उसे आदमी की तरह उठाकर फेंक नहीं देते। विनेश मुतज़ब्ज़ब हुआ और बदबदाने और बड़बड़ाने लगा, और आखिर उसने रियासत राजेपुर के महाराजा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो इस वक्त बोन से बाहर आने से माजूर है, वो अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। महाराजा ने ऐसे तलक घोंट शाद ही हलक से उतारे होंगे। आपको मालूम है, उसने मुअद्दब लहजे में कहा, और मुझे इन मामलात से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, और खसूसन ऐसी सूरत में जब मेरे घर में मेरी अजीज़ बहन मौत हयात की कशमकश में मुब्तला हो। मैं माजरत खवा हूँ। फ़ोन उसी लम्हे बेजान हो गया। किसी शख्स को यह तवक्का नहीं होगी कि विनेश रियासत के राजा से इस अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है। सब के लिए ये एक चौंका देने वाली बात थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। चंद लम्हों तक उनकी सांसों की आवाज़ भी नहीं आई, जैसे इधर से मौत गुजर गई हो। कोई अहम बात? पारो ने सुकूत तोड़ा। नहीं, कुछ नहीं, वो झिझक कर बोला। वो तुम्हें बुला रहे थे, पारो ने कुरीद की। विनेश ने इस बात में सर हिला दिया। ज़हीन पारो ने उसके बाद दूसरा सवाल नहीं किया। वहाँ प्रीत और अनीता भी मौजूद थी। मौजू बदलने के लिए पारो ने भोन की मुअज़्ज़ज़ मेहमान रीता से दरख्वास्त की कि वह अपने कमरा इस्तराहत में आराम फरमाए। रीता ने इनकार कर दिया, और उधर डॉक्टर जैसे ही बाहर निकला, पारो उम्मीद से लबरेज उसकी तरफ बढ़ी, मगर डॉक्टर के चेहरे पर गहरी संजीदगी देखकर ठठक गई। मैं वहाँ से चला आया और अंधेरों में ठोकरें खाता महल्लात के गिर्द घूमता रहा, और गिरता पड़ता ना जाने कहाँ जा निकला। फिर मेरे कदम अपने क्वार्टर की तरफ उठने लगे। डाली को जगाने के बजाय मैं पीपल के दरख्त के नीचे बने हुए चबूतरे पर ढेर हो गया, और मैंने सुपर डाल दी। कोई दलील बाकी नहीं रह गई थी। जहन खाली था। वहाँ सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि सिर्फ एक बार वो आंखें खोलकर मुझे देख ले। पीपल के खुश्क पत्ते मेरे जिस्म के अंबार पर गिरने लगे, और मैंने कहा, पत्तों से क्या होगा? कुछ और कहने सुनने का यारा नहीं रहा। हाथों और टांगों में खोलन हुई और आशा तारी हो गया। मैं गगयाता हुआ चबूतरे पर लौटता रहा, और सब कुछ लोहे की तरह सख्त होने लगा, और आंखें उबल कर बाहर आने लगीं। मैंने अपना सर तने से टकरा दिया। खून की लकीरें बहती हुई मुंह पर आ पड़ी, और गोया दहन को उसके मरगूब ग़िज़ा मिल गई। नशा होने लगा, ऐसा जमा हुआ सरूर कि किसी बात की खबर ही ना हुई। सुबह ही तो होते ही घोड़ों और मवेशियों की खबर गिरी, और सफाई करने वाले इधर से गुजरे, और उन्होंने राजकुमार के खास मुलाजिम मोहन दास को पीपल के दरख्त के नीचे चबूतरे पर बेसुध पड़े पाया। मोहन की अज़ा खुश्क लकड़ी की तरह अकड़े हुए थे, और एक दूसरे बेप्युस्त थे। भून के तमाम मुलाजिम उस हकीकत से आगाह थे कि राजकुमार मोहन दास पर खासी मेहरबानी करते हैं, और इसी वजह से मोहन दास ने अब अपनी औरत डाली के पास आना जाना भी कम कर दिया, और उसे दूसरे मुलाजिमों के दरमियान आने की फुर्सत भी नहीं मिलती। मोहनदास के हौसले, रसूख और ताकत के बहुत चर्चे थे। अब उनके सामने वही मोहनदास शब ख्वाबी का बेशकीमत लिबास पहने अबतर हालत में पड़ा हुआ था, और उसके सर पर खून जमा हुआ था। वह अपना काम भूल कर इधर उधर दौड़ पड़े। कोई डाली के पास गया, और कोई दूसरे मुलाजिमों को बुलाने पहुंचा। डाली सीने पर हाथ मारती हुई आई तो मोहनदास को इस हालत में देखकर फेल मचाने लगी। ये डाली के सोच का असर था, या मेरे हवास की बेहिसी और मेरे असाब की बेगैरती के मेरे कान दोबारा जहर सुनने के लिए मादा हो गए, और मेरी आंखें फिर जहर देखने के लिए कसमसाने लगीं। मैंने अपने कानों से दिल दोज आहें सुनी, और देखा कि सेन की चौकी पर मेरे जिंदा लाशे के गिर्द भून के मुलाजिम औरतें और डाली बैठी हुई है। गोर गुड्डा मुँह बसो रहा है, और कड़ी धूप है।
इस वक्त मेरे कानों में एक ज़बरदस्त नारा गूंजा और मैंने करवट बदल कर देखा। पंडित अशोरी लाल सेन के गोशे में हिंदू पंडितों के मखसूस अंदाज में बैठा हुआ सर हिला रहा था और उसके सामने रखी हुई मिट्टी की एक गोरी प्याली से धुआं उठ रहा था। करीबी पीपल के हरे पत्ते से मुझे होश में आता देखकर पंडित कंचा नचाता हुआ अपना जिस्म थरकाने लगा और इसी आलम में उठकर मेरे पास आया। उसने चमकती हुई आंखों से मुझे बगौर देखा। उसके होंठों पर इत्मीनान की मुस्कुराहट दौड़ गई। दोनों हाथ जोड़कर उसने मुझे प्रणाम किया। कहाँ गुम हो गए थे महाराज, उसने नियाजबंदी से कहा और मैंने मुंह फेर लिया। पंडित अजय से बोला, सैर को गए थे। जो औरतें पंडित की बातें सुन रही थी वह हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। डाली भी हरासा थी। फिर शायद पंडित ने कोई इशारा किया होगा या वह पंडित की इसी अंदाजे तखातब पर हरासा हो गई होंगी, इसलिए मेरे पाँव छूते हुए वह यके बाद देगरे रुखसत होने लगी। थोड़ी देर में सिर्फ डाली और पंडित क्वार्टर में रह गए। पंडित खुशामदाना अंदाज में मेरी पैंती बैठ गया। मुझे अपने सर्द पैरों पर उसके गर्म हाथ महसूस हुए। वो मेरे पैर दबा रहा था। अब और न तड़पाओ, अब तो चले चलो महाराज, वो लिहाजे से बोला। तुम उसे बार बार कहाँ ले जाने को कहते हो पंडित जी, डाली ने गुलोगीर आवाज़ में कहा, और मैं उसे कहीं ना जाने दूंगी। देवी, जब उसे जाना होगा तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये भेद नहीं समझती, भेद वाला ही जान सकता है। कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। और पंडित ख्याल आफरी लहजे में बोला। पंडित महाराज, डाली मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम जब भी आते हो डराने वाली बातें करते हो। तू बड़ी भाग्य वाली है देवी, महाराज तेरे साथ रहते हैं। कौन महाराज? डाली तिन कर बोली, ये महाराज हैं। उसने मेरे गाल पर चिपत मारते हुए कहा, ये तो मेरा शेरू है। शेरू महाराज कह देवी, मोहनदास महाराज कह, बांदी बनकर रहे और रानी बन जाएगी, पंडित दोष में बोला। और डाली ने मुंह बिगाड़कर कहा, हमें नहीं बनना रानी, और हमने उन रानियों राजाओं को खूब देख लिया। बस पंडित जी जुबान ना खुलवाओ और हो सके तो हमें यहाँ से निकालने की सोचो। हम झोंपड़ी में रह लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे और ये रोज़ रोज़ का जंजाल तो ख़त्म हो जाएगा। धनिया पारो धनिया, धन्यवाद। और पंडित दांत निकाल कर बोला, बस देवी झोंपड़ी की आशा रख, राज करेगी और महाराज की सेवा करना अपना धर्म बना ले और देखती रह कि क्या होता है। ये सेवा करने का मौका ही कहाँ देता है, ये तो बदल गया है। ना ना, पंडित उंगली से तंबीह करते हुए बोला, ना ना महाराज, एक उत्तम परश है और तू नहीं जानती कि यह क्या है, और तुझे कुछ मालूम नहीं देवी, और हम दोनों कुछ नहीं जानते कि महाराज में कितने दरिया बहते हैं। या तो तुम पागल हो या ये। और डाली बरहमी से बोली, हम सब पागल हैं और दुनिया के पागल खाने में रहते हैं। बस करो बस। और डाली कानों पर हाथ रखकर बोली और पंडित की बजाय मेरी तरफ मतवजा हो गई। मैं सब कुछ सुन रहा था और डाली अपने पल्लू से मेरी पेशानी पूछने लगी, क्या हो गया था शेरू? और मैंने सोच लिया था कि तुझसे कोई बात नहीं करूँगी, पर तू ऐसी हालत लेकर आता है कि मुझे बोलना ही पड़ता है शेरू। वो नरम लहजे में बोली, बोलता क्यों नहीं मेरी जान, कहाँ कहाँ अपना सर फोड़ता रहता है। मैंने डाली को जवाब देने की बजाय पंडित को घूर कर देखा। पंडित समझ गया और पैंती से उठ बैठा। सेवक अब जाता है महाराज, वो घबरा कर बोला, और ऐसी आंखों से मत देखा करो महाराज, जो चाहे कह लो पर आशा ना तोड़ो। तुझे पंडित जी ने अच्छा किया है शेरू, सुबह से यहाँ बैठे हैं और ये बार बार तेरे ऊपर पानी छिड़कते थे, धूनी रुबाते थे, और पंडित जी सुबह से मंत्र पढ़ रहे हैं, और ये ना आते तो मैं बहुत परेशान होती। ना देवी, और महाराज के सामने मुझे नंगा मत कर। पंडित मजहूब होकर बोला, और मैंने तो प्रार्थना की थी, मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज का संबंध तो देवी देवताओं से है, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, और ये तो ना जाने क्या बात है जो महाराज के शरीर पर खून उगाता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि तू ये भेद नहीं समझ सकती। जो हो रहा है वो ना तू जानती है और ना मैं, ये तो कुछ और लोग जानते हैं। गोलियाँ, लाठियाँ, बस देवी चुप रह और अच्छाई की आशा किया कर, और विश्वास कर कि ऐसे महापुरुष कभी कभी और कहीं कहीं पैदा होते हैं। वो दरवाजे पर ठहर कर झिझकता हुआ बोला, केवल एक आवाज़ देने का कष्ट करना पड़ेगा महाराज, और सेवक मौजूद होगा। भूल ना जाना, और मेरा हृदय कहता है कि समय आ रहा है, मुझे भूल ना जाना। उसके जाने के बाद डाली ने मुझे अपने ज़ोर पर उठाने की कोशिश की और सेन के दर से टिकाकर बिठा दिया। फिर वह मेरे लिए गर्म चाय बनाकर ले आई। उसकी खातर मैंने चाय हलक से उतार ली। डाली ने कुंडी लगा दी और मेरे पहलू से लाकर बैठ गई, और उसका सर मेरे शाने पर टिका हुआ था और गुड्डा ज़मीन से मिट्टी कुरीद कर खा रहा था। और वो मुझे मेरा हाल सुनाने लगी कि उसे किस तरह ये इतला मिली कि मैं कहाँ बेजान पड़ा हूँ, और उसने ये नहीं पूछा कि मेरी इस अबतरी का सबब क्या है। उन अबतरियों से अब उसकी शनासाई हो गई थी। और सुना तूने? वो पुर इसरार अंदाज में बोली।
सुबह ही सुबह भून में इस वक्त क़यामत आ गई जब धड़ाधड़ पुलिस की गाड़ियां दाखिल हुई। पुलिस तमाम दरबानों को गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने पहली बार उसके चेहरे की तरफ रुख करके देखा। हाँ, वो कह रही थी कि आधे से ज़्यादा नौकर बांदियाँ जो भी सामने आया वो उसे पकड़ कर ले गए। लोग कहते हैं कि जब राजकुमार को खबर दी गई तो उसने कहा कि हम भी हथकड़ियों के लिए तैयार बैठे हैं, तेल डालकर पूरे भून को आग लगा दो। राजकुमार की बहन शारदा की हालत ख़राब है, ना जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं। उसकी तबीयत अब कैसी है? मैंने नीम जा आवाज़ में पूछा। मैं तो तेरे पास बैठी रही, पर बांदियों ने आकर बताया है कि वो रात से करवट पड़ी है। रियासत का बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाया गया और वो बहुत अच्छी लड़की है मोहन। मेरा तो बड़ा ख्याल रखती है, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि वह ठीक हो जाए। मैं बैठे बैठे कसमसाने लगा। डाली, ज़रा उसका हाल तो पूछ कर आ। मैं भला तुझे छोड़कर जाऊंगी? मैंने कहला दिया है कि आज मैं महल में काम करने नहीं आऊँगी। वो छोटा बहुत पाँव निकाल रहा है शेरू, मुझे ढूंढ रहा होगा। कौन छोटा? और मैंने तजस्सुस से पूछा। वही छोटा नवाब, राजा का बच्चा। और कल उसने मुझे कमरे में बुला लिया और बेशर्मी से कहने लगा कि हम तेरे पाठ की ज़रूरत है। और मैंने पूछा कि साहब कैसा पाठ? तो उसने हंसकर मुझे 100 रुपये का नोट थमा दिया और मेरे गाल की चुटकी ले ली। बोला, समझी कैसा पाठ? कहने लगा कि तू हमें बहुत अच्छी लगती है। क्या खाती है? मैंने सोचा कि कहूँ तेरे बाप का माल खाती हूँ। सूर के बच्चे ने गालों में दांत गाड़ दिए। देख, अब तक निशान है। और मैं चीख कर भागी तो उसने हाथ पकड़ लिया। बोला, नहा धोकर और कपड़े पहन कर आना और हम तुझे बहुत इनाम देंगे। तू सुरेश की बात कर रही है? मैंने तलखी से पूछा। हाँ हाँ, वही सुरेश, वो उलझ कर बोली। और पूरी बात सुन ले। शाम को फिर उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे बुला लिया और उनसे पूछने लगा क्या ख्याल है। मैं लर्ज़ कर रह गई। चुप रह। और मैं उसकी बात काट काट के लाया। जहर मत खोल। और ये सब तो मुझे क्यों सुनाती है? तुझे मज़ा आता होगा ना? उसने आहिस्तगी से कहा। मैंने पलट कर उसे जोर से धक्का दिया और वो सहन की दीवार से टकराई। गुड्डा अपनी माँ की हालत ये देखकर रोने लगा। डाली ने नज़र उठाकर नहीं देखा और वो वहीं पड़ी सिसकने लगी। मेरा जी चाहा कि उसे 2 ठोकरें और रसीद करूं और गुड्डे को उठाकर फर्श पर पटक दूं। उसकी चीखें बढ़ती जा रही थी और वो पकड़कर मैंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। अंधेरा सा छा गया। डाली की जन्म कहर की एक नज़र डालता हुआ चकराता हुआ दरवाजे पर जा गिरा। वो भागी उठ कर आई और मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो हिम्मत जमा करके किसी न किसी तरह पीपल के चबूतरे पर पहुंच गया। गुड्डे की लर्ज़ाखेज़ आवाज़ें अभी तक मेरा ताक़ब कर रही थीं। डाली ने उसे फर्श से नहीं उठाया था और वह मुझे फिर दरवाजे में खड़ी हुई नजर आई। मेरी जेब में पिस्तौल होता तो मैं उसे वहीं शूट कर देता। उसने बस नहीं किया। शायद वो जानती थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं चबूतरे से कुछ ही आगे चला हूँगा कि उसने दौड़ कर मुझे आ लिया और गिरेबान पकड़ कर कहने लगी, पहले मेरा काम ख़त्म कर जा। मैंने कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने का इरादा किया तो वह मेरे सामने आकर शेरनी की तरह तनकर खड़ी हो गई। शेरू, मैं ऐसी हालत में तुझे घर से नहीं जाने दूंगी। चल घर वापस चल और तेरी आसानी के लिए मैं अपने हाथ से ज़मीन खोदूंगी। मुझे और गुड्डे को उसमें दफन करके जहाँ चाहे चले जाना, पर इस तरह मत जा, नहीं तो मैं शोर मचाकर सारे भून को बुला लूँगी। उसकी आवाज़ में ऐसा तासुर था कि मेरा वजूद मुतज़लज़ल हो गया। मैंने शिकस्ता लहजे में सर झुका कर कहा, जा घर जा, गुड्डा रो रहा है और मुझे आगे जाना है। किसकी फ़िक्र करूं, तेरी या उसकी? और वो रोते हुए बोली, चली जा, अब चली जा, परेशान ना कर। मैंने झंझला कर कहा और वह मुझे अपने साथ ले चलने पर जिद करती रही। गुड्डा बिलकते बिलकते दरवाजे पर आ गया था और क्वार्टर की डाली में गिरा ही चाहता था कि मैंने डाली को बड़ी मुश्किल से वापस किया और चबूतरे पर बैठकर हाँफने लगा। अतराफ में कई मुलाजम मेरी और डाली की रस्साकशी देख रहे थे और वो मेरे करीब आ गए। मोहन भैया, क्या हाल है? एक उधेड़ उम्र शख्स ने नरमी से पूछा। ये क्या हो रहा है? दूसरा तशवीश से बोला। सब ठीक है, मैंने सर्द आह भरकर कहा। ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। भैया, कुछ अंदर की बातें बताओ। सुबह से भून में पुलिस और गोरों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। सड़कों पर हर तरफ गोरे और पुलिस वाले नजर आते हैं। अभी शंकर भून से बाहर निकला ही था कि अंदर कूद गया। अंदर आ गया और पुलिस हर शक्ल से पूछ-गुछ कर रही है। फिर वही चक्कर चलेगा, पुलिस मार पड़ेगी। भैया, ये हमारे भाइयों को क्यों पकड़ कर ले गए हैं और हमारा नंबर कब आएगा? एक बूढ़ा मुलाजम मेरे शाने दबाता हुआ बोला। मेरी खामोशी ने उनकी तशवीश दो चंद कर दी और वो गोरे गवर्नर की लड़की भी सुबह सवेरे चली गई है। राम भरोसे की नारी राधा कहती है कि वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गोरे उसे अपने साथ ले गए। गोरे बड़ी नफरत से हम लोगों को घूर रहे थे और मैं तो ये पकड़ धकड़ देखकर
भाग कर बाग में छुप गया, नहीं तो मेरी भी खैर नहीं थी। एक नौजवान मुलाजिम ने झुर्री लेकर कहा, भैया मोहनदास, कुछ हमें बताओ, हम क्या करें? यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। जिन लोगों को पकड़ कर ले गए उनके घर जाकर देखो, बच्चों और औरतों का रोना देखा नहीं जाता। क्या बताऊं भाई, मैंने बूढ़ी आवाज में कहा। सुना है महाराजा का तख्ता लौट दिया गया है और गोरों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया। कोई कहता है कि कुछ गोरे मारे गए हैं, किसी का कहना है कि बड़ी हवेली के राजकुमार ने अंग्रेजों में मुखबरी कर दी। उसका इशारा कंवर जगदीप की तरफ था। जितने मुंह उतनी बातें, सच्ची बात तो तुम बताओगे मोहनदास? बूढ़े आदमी ने खुशामद की। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो सब भी एक दिन पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि तुम पकड़े जाने और मार खाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह नौकर होंगे, तुम्हारा बाप भी यही था। तुम्हारी औरतें इन राजाओं के पहलू गरमाती रही हैं और तुम सब कुछ देख कर भी खामोश रहोगे। अब मुझसे क्या पूछते हो? क्या कोई नई बात हो रही है? मैंने बफर कर कहा। वो सब सुन हो गए और तुम ठीक कहते हो मोहन भैया, अपने ही गालियां नहीं देंगे तो कौन देगा? बूढ़े की कमर कुछ और झुक गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा बातें कर गुजरा हूँ। सुनो, मैंने अपना नरम लहजा करके कहा, बस अपने काम से काम रखो और चुपचाप सब कुछ देखते रहो। जरूर कोई गड़बड़ हुई है, तुमसे पूछा जाएगा। तुम कह देना कि हमें किसी बात की खबर नहीं, इसके सिवा मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। उन्होंने मैनेखेत अंदाज में सर हिलाए, जैसे मैंने कोई अहम बात कही है। उनके चेहरों पर खौफ छा गया था। मोहन भैया, ये साला अंग्रेज कब जाएगा? जब तुम में से हर एक के पास लाठी, बर्छा और बंदूक होगी और तुम्हें जिंदगी की परवाह नहीं होगी। तुम तो जिंदगी के गुलाम हो, पेट का ख्याल रखते हो, कोई और ख्याल तो छूकर भी नहीं गया। उनकी गर्दनें लटक गईं। फिर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और वह मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे, जैसे मैं आईजी पुलिस हूँ, मुंतशिर हो जाओ। मैंने अपने दोनों बाजू खोलते हुए उन्हें हटाया और किसी न किसी तरह हिम्मत समेट कर अपने आप को जमीन पर ऐस्तादा किया। बूंद में हर तरफ धुआं उड़ रही थी और दोपहर का वक्त था। दूर दूर तक कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। करीब ही मुझे खट खट सुनाई दी और मैंने बाएं जन्म घूम कर देखा। मसला पुलिस के 2 आदमी इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। यह कबारगी जी में आई कि भाग चलूं, लेकिन मुझसे भागा नहीं गया और मैं जमकर खड़ा हो गया। वो मेरे पास आ गए और सर से पैर तक खशूनों से मेरा जायजा लेने लगे। क्या नाम है? उसने एक धमक से पूछा। मोहन, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। यहाँ क्या करता है? दूसरे ने सीना फुलाकर पूछा। काम करता हूँ। उनकी जबीनों पर शिकनें उभरी और एक ने आगे बढ़कर मेरा माथा देखा। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। ये कैसी चोट है? उसने पूछा। गिर गया था या किसी से लड़ गया था? जेबें दिखा और मैंने उनके हुक्म पर अमल नहीं किया और एक सिपाही ने खुद आगे बढ़कर मेरे लिबास की वहाँ जेब लौट कर देखी। वो कुछ मायूस हुए। यहाँ क्यों खड़ा है? उन्होंने रौनक से कहा और मैंने सोचा कि कह दूँ तुम्हारा इंतजार में खड़ा हूँ, मगर मैंने बर्दाश्त करके कहा मैं अंदर जा रहा था। किसका नौकर है? राजकुमार का। राजकुमार का? उनके चेहरों पर हैरत नुमाया हुई। और ये कपड़े भी तुझे उन्होंने ही दिए होंगे? उन्होंने मेरे वलायती लिबास को छुआ। हाँ, तुम यहाँ क्यों फिर रहे हो? बेटा, बहुत ऐश कर लिए, अब तेरे राजकुमार का मोहरा भी उर्दब में आ गया है। वो मुस्कुराकर बोले। महल पुलिस ने घेरे में ले लिया है। क्यों? और मैंने किसी खास हैरत का इजहार नहीं किया। चलो आगे चलो, जा भाई, घर में जा भी बैठ और कोई पकड़ कर ले जाएगा। आज घर से बाहर कम ही निकलियो, बड़ा खराब वक्त आ गया है। सिपाही ने हंसकर अपने साथी से कहा और भून के महल्लात हरी साना नजरों से देख रहे थे। संसार में स्वर्ग दुबदिया है। क्यों भाई रामू, स्वर्ग भी ऐसा ही होगा। प्रकाश चंद्र के इस अजीमो शान महल में पहली बार मसला पुलिस के दस्ते अंदर घुसकर पहरा दे रहे थे। कोई इस दिन का तस्वर भी नहीं कर सकता था कि सिपाही के चलते एक तरफ निकल गए और मैं वहीं खड़े खड़े वर्जीदगी से उन्हें देखता रहा। मुझे अपनी नातमानी पर नदामत हुई। रात को कैसे मैं विनेश को अंगारों पर छोड़कर चला आया था। ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी। वो शारदा की गम में घुल गया होगा। मैं तो चला आया था जैसे मुझ पर कुछ जिम्मेदारी आयद नहीं होती थी। शारदा का भाई वहाँ रुका रहा, मगर मैं उन लोगों के सामने शारदा की बाबत अपनी जिम्मेदारी का इजहार किस तरह कर सकता था? और ये देखकर मैंने वहाँ से चले जाना मुनासिब समझा। इस जवाब ने जिस्म को ताकत नहीं पहुँचाई और मुझे तो उसकी दहलीज थाम कर बैठ जाना चाहिए था, जहाँ बैठे बैठे सांस उखड़ जाती। विनय चंद्र के महल के बाहर पुलिस की स्याह गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें देखे हुए चेहरे वाले ताज़ा दम सिपाही बैठे हुए थे और उनके चेहरों की ताजगी और शादाबी इस अमर की गुमाजी थी कि उन्हें बहुत दिनों के आराम के बाद बाहर निकलने का मौका मिला है। मेरी गायबाना नज़रों से जायजा लिया गया और चंद सवालात करके मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। राहदारी में यहाँ से वहाँ तक
कोई जी नफस मौजूद नहीं था। थोड़ी सी मुसाफत से मेरे टांगों में दर्द होने लगा था। जहन में खुश्क हवाओं का बसेरा था और कभी रोशनी कभी अंधेरा। सीने में जलन थी और दिल उड़ा उड़ा जाता था चूंटी की तरह। उम्मीद का तिनका संभाले दीवार पर चढ़ता था और गिर जाता था। एक लम्हा नदामत का था तो एक महरूमी का, एक लम्हा रोशनी का तो एक दर्द का। ये रंग बिरंगे लम्हे चुटकियां ले लेकर परेशान कर रहे थे। सोचा था कोई तो यहाँ मौजूद होगा जिससे शारदा का हाल मालूम हो सकेगा, मगर यहाँ तो जैसे कभी कोई रहता ही ना था। तुम यहाँ हो और दरवाजे पर उभरने वाली आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। सुंदिया बिजली की तरह चमकती हुई तेजी से मेरे पास आई और मैं सुबह से जगह जगह तलाश करती फिर रही हूँ। उसने शिकायती लहजे में कहा। मैं उधर ही था सुंदिया जी, मैंने इस्तेमाल से कहा। झूठ, सच बताओ कहाँ थे? वो नाराज़गी से बोली। डर से मेरा बुरा हाल था। पुलिस ना जाने किस किस को पकड़ कर ले गई है। मुझे डर था कि कहीं तुम भी। मैं भी पकड़ लिया जाऊंगा, मैंने उदासी से कहा। नहीं, वो मजबूती से बोली। मैं 2 बार मंदिर गई हूँ और मैंने प्रसाद चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की है कि तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथ कट जाएं और जब तुम उनके सामने से गुजरो तो वो अंधे हो जाएं। और उसकी जुबान कैंची की मार चल रही थी। पर तुम होशियार रहना, बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, और तुम्हारे माथे पर यह पट्टी कैसी बंधी हुई है?